नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ गालियों की बौछार क्यों हो रही है? गाली देने वाले कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। कुत्ता, चूहा, गंदी नाली का कीड़ा जैसे शब्द मर्यादा तोड़ने से किसको फायदा हो रहा है? आज हम आपको ये बहुत डिटेल में बताएंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली देने के पीछे विरोधी नेताओं का छिपा हुआ मकसद है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई आरोप चिपका देना चाहते हैं, कोई शब्द चिपका देना चाहते हैं। जब दिल्ली से, भोपाल से, अलवर से, लखनऊ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अपशब्द बोला जाता है तो मकसद होता है सोशल मीडिया के जरिए उसे फैलाया जाए। बहुत आसान भाषा में कहें तो अभी से ही 24 के चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी के विरोधी एक हेट टेप रिकॉर्ड करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें जानबूझकर कुछ गालियों को रिपीट मोड पर डाला जा रहा है। टारगेट पर प्रधानमंत्री हैं और सोच है कि मोदी की इमेज को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। सोचिए, आज जिस बड़े नेता ने मोदी की पार्टी को कुत्ता कहा, उनकी जुबान नहीं फिसली है, उनके मुंह से ये शब्द ऐसे ही नहीं निकला है। आज हमने जब इन नेताओं के टेप को खंगाला तो पता चला ये तो रिपीट ऑफेंडर है। ये तो तीन बार कुत्ता शब्द बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद एक बार जवाब दे चुके हैं, फिर भी इन्होंने चुनकर राहुल गांधी के सामने उसी शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी विरोधियों की सोच और अप्रोच क्या है, इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। गाली गलौज वाली टाइमलाइन, क्या यही है कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन? हार के बाद हार मिल रही है, लेकिन मोदी विरोधियों की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। हर बार मोदी को गाली और पब्लिकली ताली पर ताली। जो भाषा सड़क पर नहीं बोली जाती, वो सार्वजनिक मंच से बोली जाने लगी है। राहुल ट्विटर पर मोहब्बत के फसाने सुनाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल के साथी मोदी से नफरत के चक्कर में गाली गलौज से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। राहुल के बगल में खड़े होकर भारत जोड़ो यात्रा के मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे भद्दी टिप्पणी करते हैं, फिर संसद के भीतर ऑन कैमरा अपनी भाषा को डिफेंड करते हैं। सोशल मीडिया पर आकर ऐसी अमर्यादित भाषा को जस्टिफाई करते हैं। एक बार नहीं, बार बार करते हैं। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है, कुत्ता तो मरा है, कुत्ता तो मरा है, कुत्ता तो मरा है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी भी कह सकता हूँ, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था। बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? जुबान पर भारत जोड़ने वाली मोहब्बत और मोदी के लिए दिल में नफरत, क्या यही है विरोधियों की 24 से पहले वाली सियासत? कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता हूं, एआईसीसी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान को डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी फौज एक्टिव कर दी गई है। प्रोफाइल पिक में भारत जोड़ो यात्रा की फोटो फिट करके घूमने वालों की टाइमलाइन पढ़ लीजिए। सिवाय भद्दी गालियों के कुछ और नहीं दिखेगा। यानी गाली गलौज वाले बयान से पीछे हटना तो दूर, कांग्रेस एक स्टेप आगे चली गई है। यह मोदी से दुश्मनी भी है और 14 में कुर्सी छिन जाने का गुस्सा भी है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली।
उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। खड़गे सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जो बयान उन्होंने सदन में नहीं दिया उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने सच में सदन के भीतर खड़े होकर ऐसी अभद्र टिप्पणी पहले कभी नहीं की? हमने इसका फैक्ट चेक किया तो 2017 में लोकसभा में दिए खड़गे का सेम टू सेम वही बयान हमें मिला। उस वक्त तो मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बोल पर खुद मोदी ने काउंटर अटैक किया था। गौर से सुनिएगा, खड़गे ने क्या कहा, फिर मोदी ने क्या जवाब दिया। सारे लोग हमारे कुर्बान दिए, गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजीव जी कुर्बान दिए। आप में कोई गया? आपके घर में कुत्ता भी नहीं गया इस देश के लिए। इसमें अनपार्लियामेंट्री नहीं, अनपार्लियामेंट्री कोई नहीं। मैं बोला हमारे लोग तो इतने मर गए, तुम्हारे घर में कुत्ता भी नहीं मरा, ये कौन सा है? ये अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है, ये अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। तब भी कमल था, आज भी कमल है। इंदिरा गांधी जी ने इस देश में एकता 17 ही नहीं, 2018 में भी खड़गे ने उसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस बार मंच भारत जोड़ो यात्रा का था तो 4 साल पहले 2018 में वो मंच कांग्रेस पार्टी की जनसंघर्ष यात्रा का था और लोकेशन महाराष्ट्र का जलगांव था। तब भी मोदी के खिलाफ ही यात्रा शुरू हुई थी, अभद्र भाषा ही कही गई थी। बताओ कौन जेल में गए तुम्हारे लोग? देश के लिए तो हमने जान दिया, कुर्बानी दी। इंदिरा गांधी जी ने इस देश में एकता रखने के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी ने अपनी जान दी। बताओ बीजेपी में, आरएसएस में इस देश के लिए, इस देश के स्वतंत्रता के लिए उनके घर में एक कुत्ता तो मरा है क्या? बताओ कौन जेल में गए तुम्हारे लोग? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं ने मोदी को गाली देने के बाद न 17 में सबक लिया, न ही 18 में भूल सुधार किया। नतीजा यह हुआ कि 17 में कांग्रेस गुजरात में हार गई, 19 में भी दिल्ली में कांग्रेस का ही नुकसान हुआ। 22 में खड़गे ने गुजरात में जाकर मोदी को रावण कहा, कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई और तय मानिए 22 खत्म होते होते खड़गे के दिए विवादित बयान की गूंज 23 और 24 तक सुनाई देती रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारण हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहना, इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है, अगर गांधी खानदान को पसंद है अभद्र भाषा, तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा? उनको तो तमगा पाने के लिए गांधी खानदान से अगर ऐसी टिप्पणियां करके ही तमगा पाया जा सकता है तो ये विषय गांधी खानदान के संस्कारों का है। साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करते। तो ऐसा क्यों है कि आम कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि सोनिया जी को, राहुल जी को ऐसी बातें भाएंगी? ऐसा क्या है उनके चरित्र के बारे में? स्मृति ईरानी जो आरोप लगा रही हैं उनमें दम दिखता है। अलवर में खड़गे राहुल का हाथ पकड़े दिखते हैं, फिर मंच पर जाते ही राहुल के सामने मोदी को गाली देने वाला टेप बजा देते हैं। इस दौरान जो कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, वो अचानक नहीं होता, पहले से तय स्क्रिप्ट का ही हिस्सा लगता है।
फिर कांग्रेस अध्यक्ष की देखा देखी कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता मोदी का अपमान करने वाली रेस में कूद पड़ता है। हर तरह से मोदी को टारगेट किया जाता है। मुखबिर, माफी मांगने वाला एजेंडाधारी टेक्स्ट अलग अलग टाइमलाइन पर फिट होने लगता है। मगर जो लिखा जा रहा है क्या वाकई में वही सच है? खड़गे जो कहानी सुना रहे हैं क्या उसमें दम है या पर्दे के पीछे कोई और ही चक्कर है? जो कुछ भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रयोग की है वो घोर निंदनीय है, और कहीं न कहीं जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है ये उस शब्द के समकक्ष उनकी मानसिकता का प्रतीक है। और ये कहना कि सारी की सारी स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय सिर्फ उन्हीं का है, तो ये सभी क्रांतिकारियों का अपमान है और आजाद हिंद फौज के सभी बलिदानी सेनानियों का अपमान है। और इतना ही नहीं, आज क्या तारीख है? 20 दिसंबर। 19 दिसंबर को काकोरी में जो राइजिंग हुई थी, उस काकोरी में प्रकरण में राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी हुई थी। ये उनके बलिदान का दिन है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस काकोरी के केस में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था? यही कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार से पैसा लेकर, और वो ये दावा करते हैं कि वो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। वीर सावरकर को जिस वर्ष में 2 जन्मों का कारावास सुनाया गया, उस वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सचिव विलियम वेडनबर्न था। यानी जो अंग्रेजों के साथ बहुत मधुर संबंध रख रहे थे, स्वतंत्रता के बाद 48 की मई में नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी मनाने गए। मतलब इसको देखकर आज कांग्रेस के दावे पर तो मुझे वो पंक्ति याद आती है कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा ही नहीं वही सारा श्रेय ले गए। कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। ऐसा लग रहा है कि इन दिनों मोदी के सारे विरोधियों में इस बात की प्रतियोगिता हो रही है कि कौन प्रधानमंत्री के लिए कितनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। चीन का जिक्र करते करते कांग्रेस के अलग अलग हैंडल्स पर पूरी की पूरी कथा लिखी जा रही है। हर कथा में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर्फ मोदी मोदी और मोदी का नाम। एलएसी पर मोदी चीन से लड़ रहे हैं, विरोधी मोदी से ही भिड़े बैठे हैं। मकसद सिर्फ एक है, मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाओ, किसी तरह सियासी फायदा उठाओ। कल राजस्थान में अलवर में जो भाषा प्रयोग किया है, अभद्र भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्लियामेंट्री पार्टी अफेयर्स के मंत्री के नाते, पूरा पार्लियामेंट के नाते मैं घोर निंदा करता हूं। ये जो कांग्रेस था, स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था ये कांग्रेस विसर्जन करो। अभी जो चला रहा है ये कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे लोगों के साथ यही कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस थे उनके साथ कैसे व्यवहार किया ये सब जानते हैं। तो इसीलिए ये जो क्लेम करते हैं ना, ये जो स्वतंत्र सेनानी जो थे, स्वतंत्र आंदोलन में जो भाग लिए थे, वो सब हमारा ही है। ये बेसिकली दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट and wrong thinking and wrong approach of the Congress party, because this Congress is not a original Congress, it is a Italian Congress. मोदी विरोधी इकोसिस्टम विदेश मंत्री की बातों पर भरोसा नहीं करता। राहुल भी कैमरे पर आकर यही कहते हैं कि चाइनीज फोर्स तो हमारे सैनिकों को ही पीट रही है। इसके बाद जयराम रमेश 4 पैराग्राफ का बयान जारी कर देते हैं, उसमें भी यही कहते हैं कि मोदी ही झूठ बोलते हैं। बयान के आगे के हिस्से में अपने मन से हिंदुस्तान की सीमा में चाइनीज पीएलए की घुसपैठ करा देते हैं। 1986 और 2013 की कहानी सुनाकर अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। चीन के नाम पर मोदी घेरो वाली योजना सिलसिलेवार ढंग से चलती है। जयराम रमेश के बयान से पहले संसद के भीतर चिदम्बरम मोर्चा संभाल चुके होते हैं और मोदी पर नए सिरे से सवालों की बम्बार्डिंग शुरू कर देते हैं। Very happy to see the Honorable Prime Minister meet the President of China in Bali. And I saw a video, they're shaking hands. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. I just want to know if, without getting into the details, was the border situation discussed? Just yes or no. Don't tell me what you discussed. Just tell me yes or no. कभी दिल्ली से
कभी एमपी से, कभी राजस्थान से इन दिनों मोदी के खिलाफ हर रोज एक नया टेप जारी हो रहा है। चुन चुन कर मोदी को अनाप शनाप कहा जा रहा है। मंगलवार का ही एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। जयराम रमेश कैमरे पर आए, अशोक गहलोत की तारीफ करने के लिए भी मोदी विरोधी बातों को ही अपना हथियार बनाया, राहुल के फेवर में माहौल बनाया। मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम है, मैंने कहा था आपको पहले दिन, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। मोदी साहब ने पीएम की परिभाषा बदल दी है। ऐसे ही मैं समझता हूं हमारे अशोक जी को सीएम की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। सीएम माने कम्युनिकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं। हमारे में प्रचार हम छूट जाते हैं। हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत उम्दा हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, पर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से हम इतना प्रचार नहीं करते जितना कि हमारे विरोधी करते हैं। मोदी को गाली देने वाली ये पूरी प्लानिंग ही 23 वाली है, 24 वाली है। मोदी विरोधी झुंड जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो अनजाने में नहीं हो रहा है। सब कुछ सोच समझ कर कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। सारे टेक्स्ट 24 के लिए फिट किए जा रहे हैं। लेकिन मोदी को दी गई विरोधियों के इन गालियों का जवाब 19 में पब्लिक ने दे दिया था। तो क्या 24 आते आते यही पब्लिक मोदी विरोधी झुंड के होश फिर से ठिकाने लगाएगी? और क्या तब जाकर हेट मोदी ग्रुप को अकल आएगी? सवाल बड़ा है, जवाब के लिए इंतजार कीजिए। नई दिल्ली में इस वक्त एक डिनर पार्टी शुरू हुई है। इस पार्टी की खबर बहुत से लोगों को नहीं है। रूलिंग पार्टी के सभी नेता यहां इनवाइटेड हैं। प्रधानमंत्री खुद भी वहां पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह भी एक मीटिंग की थी जिसमें बीजेपी के सभी नेताओं को बुलाया गया था। लंच पर उन्होंने दोस्त और दुश्मन सबको बुलाया और इस वक्त जो डिनर शुरू हुआ है उसमें एनडीए के दोस्त शामिल हैं। इस डिनर पार्टी के लिए जो पक रहा है उसमें सिर्फ पकवान नहीं है, बल्कि वहां आगे की सियासत का पूरा मेन्यू तैयार हो रहा है। इसी डिनर मीटिंग से 2023 और 2024 में जीत का फॉर्मूला डिस्कस होगा। इस मीटिंग के होस्ट सीआर पाटिल क्यों हैं? जहां कैमरा अलाउ नहीं है वहां के गेस्ट कौन कौन हैं? आज क्या डिस्कस होगा ये भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। 3 मीटिंग, 23 की सेटिंग। नई दिल्ली में आज 3 मीटिंग रखी गई। पहली मीटिंग ब्रेकफास्ट और चाय वाली, दूसरी मीटिंग लंच वाली और तीसरी मीटिंग डिनर वाली। सुबह सुबह बीजेपी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की। पार्लियामेंट्री हाउस के बाहर लंच वाली मीटिंग हुई और दिल्ली के जिमखाना क्लब में डिनर वाली मीटिंग रखी गई। ब्रेकफास्ट मीटिंग में 393 पार्टिसिपेंट आए, 302 लोकसभा से और 91 राज्यसभा से। लंच में 780 मेहमान बुलाए गए और डिनर के लिए 329 मेहमानों को न्योता भेजा गया। चाय बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने पिलवाई, लंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया और डिनर का न्योता सीआर पाटिल की ओर से भिजवाया गया। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज वाला लंच कराया। ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज से बना खाना आज संसद के माननीयों को खिलाया गया। इसके लिए पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल शेफ बुलाए गए। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें आपने बहुत कम देखी होंगी। प्राइम मिनिस्टर की लंच टेबल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। इसकी तस्वीर खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी टाइमलाइन पर शेयर की। मगर दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी सबसे ज्यादा चर्चा डिनर की है। इस डिनर के मेहमान एनडीए के सभी दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इसके मेजबान गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल हैं। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के मैन ऑफ द मैच सीआर पाटिल से एनडीए के पार्टनर्स को डिनर का न्योता भिजवाना, इस डिनर के बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स का नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक है। क्या यहां से सीआर पाटिल का रोल बदलेगा? क्या बीजेपी में नया नेशनल मैनेजर आएगा? गुजरात के इलेक्शन में मोदी की पार्टी ने जैसी स्ट्रेटजी बनाई वो दूसरे राज्यों में भी इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई है। रीजन बहुत सिंपल है। बीजेपी संगठन को मजबूत करके चलने वाली पार्टी है
और गुजरात से मोदी को खालिस संगठन वाला आदमी मिला है, जो लाइट कैमरा और एक्शन के चक्कर में नहीं फंसता। 23 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा। उसके बाद जनवरी से चुनाव ही चुनाव। फरवरी 2023 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे। मई 2023 में कर्नाटक का इलेक्शन होगा। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट पड़ेंगे। फिर दिसंबर 2023 में राजस्थान और तेलंगाना में सियासी दंगल होगा। 2023 की बैटल लाइन डिक्लेयर हो चुकी है। 23 में 9 राज्यों में चुनाव होगा, जिनमें 5 बड़े राज्य शामिल हैं। 23 में 9 राज्यों के 1083 विधायकों का इलेक्शन होगा। इन्हीं 9 राज्यों में से 24 में 116 सांसदों का चुनाव होगा। त्रिपुरा में 60 विधायक, 2 सांसद, मेघालय में 60 विधायक, 2 सांसद, नागालैंड में 60 विधायक, 1 सांसद, कर्नाटक में 224 विधायक और 28 सांसद, मध्य प्रदेश में 230 विधायक, 29 सांसद, छत्तीसगढ़ में 90 विधायक, 11 सांसद, मिजोरम में 40 विधायक, 1 सांसद, राजस्थान में 200 विधायक, 25 सांसद और तेलंगाना में 119 विधायक, 17 सांसद। बड़ी लड़ाई 24 में होगी, मगर 24 से पहले 23 आएगा। सवाल है कि 23 कौन लड़ाएगा। 23 के लिए मोदी की टीम बन रही है, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। बीजेपी जिसे इंचार्ज कहती है, उस इंचार्ज को काम समझा दिया गया है। इंचार्ज वही बनाया गया है जो आज की डिनर का मेजबान है, CR पाटिल। कांस्टेबल से करियर की शुरुआत करने वाले CR पाटिल के लिए नरेंद्र मोदी ने बड़ा टास्क रेडी किया है। 23 का चुनाव कितना इंटेंस होगा, कुछ एग्जाम्पल से समझिए। गुजरात के 182 में से 156 सीट जीतने के बाद भी मोदी की पार्टी लगातार मीटिंग कर रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि कहां कमी रह गई, कहां और बेहतर कर सकते हैं, और अब गुजरात के मॉडल का पैन इंडिया इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव नहीं है, फिर भी पिछले 4 दिनों में वहां जबरदस्त गहमागहमी है। पहले संगठन महामंत्री VL संतोष पश्चिम बंगाल गए, फिर होम मिनिस्टर अमित शाह पश्चिम बंगाल गए, फिर बंगाल बीजेपी की पूरी टीम दिल्ली आई और पार्टी की टॉप लीडरशिप से उसकी मुलाकात करवाई गई। इस बीच बंगाल में बीजेपी की रैलियां भी हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। सोचिए बीजेपी का प्रिपरेशन लेवल कितना हाई है। ओडिशा में भी अभी चुनाव दूर है, फिर भी वहां धर्मेंद्र प्रधान यात्राएं निकाल रहे हैं और भुवनेश्वर में रोजाना बैठकें हो रही हैं। कर्नाटक बीजेपी नेशनल ट्यून पर चल रही है। बिलावल भुट्टो का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो या सेना के बारे में राहुल गांधी का बयान, कर्नाटक का पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसे हाई रखना है, ये बीजेपी को मालूम है। साउथ में बीजेपी के फोकस वाला एक और राज्य है तेलंगाना। 28 से 30 दिसंबर के बीच यहां 12 राज्यों के विस्तारक आने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी बनाकर चल रहे तेलंगाना के CM KCR ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान से मुलाकात की। बिहार में शराब कांड पर बवाल है, जिसमें बीजेपी एग्रेसिव है। अलायंस पार्टनर को साथ लेकर कैसे चलना है, इसके लिए बीजेपी के पास महाराष्ट्र का बेहतरीन मॉडल है, जिसमें बड़ी अलायंस पार्टनर होने पर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को CM बनाया है। मुंबई के BMC चुनाव में अभी देर है, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टियों ने अपनी अपनी पॉपुलैरिटी का लिटमस टेस्ट किया तो बीजेपी का रंग सबसे चोखा आया। ग्रामीण जनता ने इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए उसके ऊपर एक प्रकार से ग्रामीण जनता ने मुहर लगाई है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र नैरेटिव सेट करने वाला राज्य है। फडणवीस वो काम अच्छे से कर रहे हैं। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस का एक छोर मुंबई से कनेक्टेड है। इस केस में क्या बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, फडणवीस अच्छे से जानते हैं। सभागृह में श्रद्धा वालकर के मामले में सभागृह की ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, एक प्रकार से ये सारा लव जिहाद का जो प्रकरण है ये महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलग अलग राज्यों ने इसमें जो निर्णय लिए हैं, जो कानून तैयार किए हैं, उन सभी का अभ्यास हम करेंगे और उसके आधार पर हम लोग एक उचित निर्णय लेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर कोई भी महिला या कोई भी लड़की प्रताड़ित न हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। बीजेपी इतना कुछ कर रही है, सवाल है कि कांग्रेस क्या कर रही है। 2023 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दो राज्यों में सरकार डिफेंड करनी है। दोनों ही राज्यों में सिर्फ उतावल मची है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव पहले सीएम पद के दावेदार थे, अब अपनी सीट को लेकर भी कंफर्म नहीं है। सरकार वापसी होगी या नहीं होगी, ये अलग सवाल है। सिंहदेव अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनको कांग्रेस में रहना है या नहीं रहना है। बाबा 1 साल से भी कम समय का चुनाव समय बाकी है और कार्यकर्ताओं में निराशा भी है। कहीं ना कहीं आपको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इससे भी कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाएगा कि फिर से 2023 में यहाँ पे विधायक जीत हैं। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से क्या सकती? अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है, लेकिन राहुल अपनी पार्टी को जोड़कर भी नहीं रख पा रहे। अशोक गहलोत अपने भरोसे। 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। क्या सिलेंडर सस्ता करने भर से गहलोत अपनी सरकार बचा ले जाएंगे? ऐसा लगता नहीं। खाली जनता के वोट लेने के कार्यक्रम इनके इस प्रकार से चलते हैं। इन्होंने 18 के चुनाव में भी कहा था। राहुल गांधी जी आज अलवर के अंदर आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस अलवर में आपको आने का और यहाँ सभा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसी भूमि पर झूठ बोला था और किसानों से 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करने की बात उसी मालाखेड़ा में कही थी, जिस मालाखेड़ा में आज आप खड़े होकर सभा कर रहे हैं। क्योंकि आपने झूठ बोलकर जनता से वोट लिया और आज आप उसी मालाखेड़ा में आकर राजस्थान की जनता ने जो आपके झूठ में आकर आपको वोट दिया, उस राजस्थान की जनता के साथ आप मजाक कर रहे हैं वहाँ पर मालाखेड़ा में जाकर। और आज पुनः जो अशोक गहलोत जी है, जनता को भ्रमित करना, लालच देना और इस प्रकार से उनको प्रलोभन देकर उनका वोट लेने का कार्यक्रम जो आपका चला है, ये जनता समझ चुकी है। ये जनता बिल्कुल भी आपका किसी भी स्वरूप में साथ नहीं देगी। राजस्थान की जनता भी हर 5 साल बाद सत्ता बदलने में यकीन रखती है। इस राजस्थानी रिवाज में वसुंधरा राजे को अपने लिए मौका दिख रहा है। जोधपुर में गैस ट्रेजेडी हुई तो वसुंधरा वहां भी पहुंची। राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ दिया और ये मेरे परिवार के लायक है। आप ये समझिए कि अगर परिवार के किसी भी हिस्से में इस तरीके की घटना घटती है तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम सरकार में हो ना हो, कि हम लोग भी आके जितनी मदद हम कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट पॉलिटिकल, हम उसको करने की कोशिश करें। आज गांव वालों से भी मिलने का मौका मिला, परिवारों से भी मिलने का मौका मिला और मैंने उन लोग सबको यही कहा कि मैं 4-5 लोगों को वहां छोड़ रही हूँ।
मोदी की पार्टी जब भी जीतती है तो विरोधी कभी ईवीएम वाला नैरेटिव फैलाते हैं, कभी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाली अफवाह उड़ाते हैं, तो कभी पुलिस फोर्स लगाकर वोटर्स को डराने धमकाने वाली बात चलाते हैं। मगर मोदी कैसे जीतते हैं वो इसे समझने की कोशिश नहीं करते। हम इसे गुजरात मॉडल से ही समझाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का बूथ मजबूत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज, शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख वाला मॉडल बनाया था। एक एक बूथ के लिए मोदी ने बीजेपी के 30 से 40 पन्ना प्रमुख बनाए थे, जो एक एक वोटर को घर से बुलाकर बूथ तक लाते थे और पार्टी को वोट दिलाते थे। गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ कि सीआर पाटिल ने पन्ना प्रमुख से भी आगे की डिटेलिंग की। सीआर पाटिल ने पन्ना प्रमुख की मदद के लिए पेज कमेटी के मेंबर्स बनाए। वोटर लिस्ट के एक एक पेज के 30-30 वोटर्स के लिए बीजेपी में 5-6 पेज कमेटी मेंबर्स बनाए गए। गुजरात में बीजेपी ने 1,80,00,000 वोटर मार्क किए, जिनमें से 1,67,07,000 वोटर्स ने बूथ तक पहुंचकर बीजेपी को वोट दिया, यानी 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी। सीआर पाटिल के इसी प्रयोग से तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नरेंद्र मोदी छोटी से छोटी बात को भी पकड़ते हैं और ठीक लगने पर उसे बड़े कैनवास पर इंप्लीमेंट करा देते हैं। बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया तो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इसकी तारीफ की और सभी सांसदों से इसे फॉलो करने को कहा। प्रधानमंत्री ने एक ही दिन अपनी पार्टी के लोगों के साथ, अपने सियासी दुश्मनों के साथ लंच किया और दोस्तों के साथ डिनर किया। यहाँ से अब आगे की बात शुरू होगी। 23 दिसंबर को संसद का सत्र खत्म होते ही 2023 का शंखनाद हो जाएगा। एक तरफ ठंड अपने शबाब पर पहुंच रही है और दूसरी तरफ कोहरा भी अपना रंग दिखाने लगा है। पिछले 2 दिन में पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की सफेद चादर से ढक चुका है, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। कोहरे के कारण हुए इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी जान पर बनाई। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन हालात और भी खराब होंगे, इसलिए संभलना जरूरी है। कोहरे का कहर, एक के बाद एक सड़क हादसे। उप मुख्यमंत्री की बाल बाल बची जाए। जी हां, उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ ठंड ने जहां लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर घना कोहरा लोगों की जान का दुश्मन बन बैठा है। ऐसा ही एक हादसा हुआ हिसार में, जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला कोहरे की चपेट में आ गया। इस हादसे में दुष्यंत चौटाला की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन एक कमांडो घायल हो गया। यह हादसा सोमवार रात करीब 11 बजे हुआ। उस समय डिप्टी सीएम हिसार से सिरसा जा रहे थे। यह इकलौता ऐसा हादसा नहीं है जिसकी वजह कोहरा रही, बल्कि पिछले 2 दिनों में कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई सड़क हादसे देखने को मिले। हादसा नंबर 1, नोएडा में रविवार सुबह एक बस रेलिंग तोड़कर 10 फीट नीचे गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसा नंबर 2, औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन कस्बे के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। इस भयानक हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा नंबर 3, रायबरेली में घने कोहरे के चलते स्कूली वाहन और लोडर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। स्कूल वैन की लोडर से आमने सामने की इतनी जोरदार टक्कर हुई कि करीब 6 बच्चे जख्मी हो गए। हादसा नंबर 4, संभल जिले में देर रात सामने से आ रहे वाहन से बचने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली से जुड़े टैंकर के पलटने से टैंकर पर सवार 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर है। हादसा नंबर 5, मंगलवार को बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर गांव ईशनपुर के निकट दर्जन भर वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं।
इस बीच उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण लगातार हादसों का शिकार हो रही बसों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत गाजियाबाद से संचालित होने वाले करीब 50 रूटों पर शाम 5 बजे के बाद बसों का संचालन बुधवार से बंद कर दिया गया है। एनसीआर के साथ लॉन्ग रूट पर कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा नोएडा में भी 11 बजे के बाद बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ घने कोहरे के कारण लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने और चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने से बहुत घना कोहरे का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन के दौरान घना जबकि चौथे और 5वें दिन बहुत अधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सर्दी के सीजन में पिछले कुछ दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है। इस कोहरे के चलते मंगलवार को विजिबिलिटी काफी कम रही। सुबह करीब 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते 10 मीटर तक दिखना मुश्किल हो गया था। इससे वाहनों और ट्रेनों की रफ्तार भी थमसी गई। हाईवे पर वाहन जहां रेंगते नजर आए, वहीं ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित रहा। उत्तर भारत में पड़ने वाले जबरदस्त कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर भी बुरा असर पड़ता है। कोहरे के कारण भारतीय रेलवे को मंगलवार के दिन कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे ने कुल 260 ट्रेनों को कैंसिल किया। इसके साथ ही कुल 24 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 11 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। इसके अलावा कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 घंटे तक लेट रहीं। इन ट्रेनों में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है और अभी से कोहरे ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक हो रहे इन हादसों ने यह बता दिया है कि आने वाले दिनों में यह कोहरा कितना कहर बरपा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।